मेरे देवर के पास अचानक से ना जाने कहाँ से पैसा आ गया था। अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आना मेरी समझ से बाहर था। मैं विधवा थी। कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था। मेरा एक बेटा था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और अब मेरी उम्र 26 साल थी। पति के देहांत के बाद मेरे पास सिर्फ देवर का सहारा था। मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ थी, जो मेरी शादी की अगले साल ही दुनिया से चली गई थी। बाकी किसी रिश्तेदार से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे और मेरे बेटे को सहारा देंगे। इसीलिए मैंने देवर के साथ रहने का फैसला कर लिया। मेरे दूर के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने लगे कि देवर मेरे लिए गैर मर्द है और मुझे उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मैं उनसे कहती कि आप लोग मुझे अपने घर में रख लो, लेकिन मेरी यह बात सुनकर वह सब खामोश हो जाते। आज के ज़माने में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, लेकिन मेरे देवर ने मुझसे वादा किया कि वह मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। हमें सबने बहुत परेशान किया कि हमारा एक छत के नीचे रहना गलत है, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे साथ रखने को तैयार नहीं था। मुझे समझ आ गई थी कि लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती है। अगर लोगों को मेरी इतनी फिक्र है तो वह मुझे सहारा देते, लेकिन उन सबको मेरी कोई फिक्र नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना था और कुछ नहीं। मैंने एक अलग मोहल्ले में रहने का फैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि उस मोहल्ले का माहौल सही नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। वहाँ औरतों का इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे भाई की इज्जत हैं और मेरी भी इज्जत है। मैं आपको वहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मेरा भतीजा मेरे मरे हुए भाई की एक ही निशानी है और मैं उसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी हूँ। उसकी देखभाल की मेरी जिम्मेदारी है। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई थी, लेकिन मुझे जमाने की बातों ने परेशान किया हुआ था। फिर मेरे देवर ने राय दी कि हम यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं शहर छोड़कर आ गई। यहाँ पर कोई हमें जानता नहीं था और हमने किसी से बात भी नहीं की और रिश्ता भी नहीं रखा, क्योंकि हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठाए जाते। अगर कोई मोहल्ले की औरत मेरे घर आती और मेरे देवर और मेरे रिश्ते पर सवाल करती, तो मैं उसे यही जवाब देती कि वह मेरा छोटा भाई है। फिर इस मोहल्ले में यह बात मशहूर हो गई कि मैं अपने भाई के साथ इस घर में रहती हूँ। इसीलिए यहाँ हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पास मेरी शादी का जेवर था, जिसे बेचकर हम लोग यहाँ आए थे। उससे पहले ही मेरे देवर ने कारोबार शुरू कर दिया था और उसका कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार देवर से उसके कारोबार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हर बार मेरे सवाल को टाल दिया। फिर मैं भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मेरे लिए इतना काफ़ी था कि पैसे आ रहे थे। मेरा देवर अच्छा इंसान था। मुझे उससे किसी गलत काम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। देवर के पास बहुत सारा पैसा आ गया और बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब हम बड़े घर में रहने लगे थे। हमारा रहन सहन अमीरों वाला हो गया था। ज़्यादा पैसे आने की वजह से सारे रिश्तेदार गरीब थे और बार बार हमारे घर आने लगे। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे देवर का पैसा देखकर सबकी आंखें चमकने लगी थी। मैं उन सब की आंखों में खटकने लगी। वह लोग जिन्हें पहले ही देवर के साथ रहने पर ऐतराज़ था, अब तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। कुछ ने तो यह कह दिया कि देवर के साथ शादी कर लो, वरना अलग रहो। तुम्हारा उसके साथ रहना सही नहीं है। सबकी बातों ने मेरा दिल दुखाया था। वाकई में मेरा उसके साथ रहना सही नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों से जब मैं कहती कि मुझे अपने साथ रख लो, तो वहीं लोग आंखें फेर लेते। बड़े घर में आने के बाद मैंने एक नौकरानी रख ली थी, जो हर वक्त हमारे साथ रहती थी। मैं घर में अब अकेली नहीं रहती थी। अमीर होने के बाद फिर देवर ने एक और काम शुरू कर दिया। वह हर महीने गरीब लड़कियों की शादी करवाता और उसको बाहर घूमने के लिए भेजता था। सारा खर्चा खुद उठाता था। देवर के इस बात से मैं बेहद खुश हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी लड़की घूम के वापस आती, तो विधवा होकर आती। मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि ऐसा हर लड़की के साथ होने लगा था। यह बातें सुनकर मेरा देवर भी परेशान हो गया था, क्योंकि गरीब लड़कियों की शादी करवाने
और उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने का जिम्मा उठाया था। लेकिन यह अजीब सी किस्म की अनहोनी होने लगी थी। मेरे देवर ने कहा कि मैं इस बात का किसी लड़की को पता न लगने दूं कि जो भी लड़की शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर जाती है वह विधवा होकर वापस आती है। मुझे देवर की बात बहुत अजीब लगी थी। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को मालूम होना चाहिए था उसको तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, क्योंकि ये अजीब किस्म का हादसा था जो हर लड़की के साथ हो रहा था। मैंने अपने देवर को यह बात समझाने की कोशिश की कि लड़कियों को पहले इस बारे में मालूम होना चाहिए कि यात्रा से वापसी के वक्त उनके पति का देहांत हो जाता है। लेकिन मेरी इस बात पर ज़िंदगी में पहली बार मेरा देवर मुझ पर भड़क उठा था। अचानक इस तरह के रवैये ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसके इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। मेरे देवर ने आज से पहले मुझसे इस अंदाज में कभी भी बात नहीं की थी, बल्कि वह मुझे अपने भाई की विधवा मानता था। लेकिन आज जिस तरह से मेरे देवर ने मुझसे बात की थी, उसके इस व्यवहार पर मुझे अब यकीन नहीं आ रहा था। वह मुझसे बदतमीजी करके जा चुका था, जबकि मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरे देवर को क्या हुआ है। मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया और उसे सुला दिया, जबकि मेरी खुद की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे देवर का रवैया दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। मैंने अपने देवर को हमेशा नरमी से बात करते हुए देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे देवर का जो रूप मेरे सामने आ रहा था, वह किसी भी तरह यकीन करने वाला नहीं था। अब तो वह दिन पर दिन ज़्यादा बदतमीज होते जा रहा था। आज जब अचानक से उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की, तो मैं हैरान रह गई। उस रात वह घर नहीं आया और मैं उसका इंतज़ार करती रही। कहीं न कहीं अब मुझे इस बात पर शक होने लगा कि वह कोई गलत काम करता है, क्योंकि घर में इतना पैसा भी आ रहा था। और अब जो हकीकत मुझे पता चली थी कि लड़कियों को तीर्थ यात्रा पर भेजना और उनके पति का देहांत हो जाना, यह सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। कड़ी से कड़ी मिलाने पर मुझे इस बात पर यकीन होने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। वह अगले 3 दिन तक घर वापस नहीं आया। मुझे अब काफ़ी परेशानी होने लगी थी कि आखिर मेरा देवर गया तो कहाँ गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह 3-3 दिन तक घर वापस ना आए। मैं इसी सिलसिले में सोच रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने अपने कमरे से बाहर आकर देखा। इस वक्त मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था। दिन का वक्त था। दिन के इस वक्त में मेरा देवर कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज इस हालत में मेरे कमरे में आया था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह शराब के नशे में धुत था। मैंने आज तक अपने देवर को किसी गलत चीज़ को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा था। इस वजह से मेरे लिए काफ़ी बड़ा झटका था कि वह शराब पीकर आया है। मेरे देवर के कदम लड़खड़ा रहे थे और वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं हैरान और परेशान थी, उसका एक एक अंदाज देख रही थी। जब वह अचानक ही मेरे पास आया और आते ही मेरे कपड़े खींचने लगा, मैं हैरान रह गई कि भला इसे अब क्या हो गया है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। शायद उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। वह बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। अचानक से फूट फूट कर रोने लगा। मैं हैरान परेशान रह गई कि वह रो क्यों रहा है, जबकि रोते रोते हुए वह वहीं बेहोश हो गया। दिन के इस वक्त मेरे कमरे में आकर बेहोश हो गया। अगर कोई इस तरह से मेरे कमरे में देख लेता तो शायद मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता। इस वक्त घर में वह और मैं अकेले थे। जो नौकरानी मैंने रखी थी आज छुट्टी पर थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरीके से अपने कमरे से बाहर निकालूं, लेकिन जो भी था मुझे हर हाल में उसे अपने कमरे से बाहर निकालना ही था। मैंने जैसे तैसे करके उसे घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर निकाला। वह अच्छा खासा मर्द था। मुझे जैसी कमज़ोर औरत से कैसे संभाला जाता। जैसे तैसे करके मैंने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया और उसे फर्श पर लिटाकर अपने कमरे में आ गई। उस कमरे का दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया। मेरे बेटे के स्कूल से वापसी का वक्त हो चुका था। अब मुझे अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाना था। देवर के कमरे को मैंने ताला लगा दिया था, ताकि ऐसी हालत में वह कहीं भी ना जा सके। मैं अपने बेटे के स्कूल चली गई। बेटे को स्कूल से लेकर जब वापस आई तो मेरा देवर अभी तक अपने कमरे में लॉक था। मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया और थोड़ी देर बाद उसे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया। ट्यूशन जाते ही मैंने देवर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा अब तक वैसे ही बेहोश पड़ा था। अब मुझे उसकी हालत पर हैरानी होने लगी थी, क्योंकि वह काफ़ी वक्त से ऐसे ही बेहोश था।
शायद शराब का नशा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वह अपने होश में नहीं आ पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि जिससे वह होश में आ जाए। फिर अचानक से मुझे एक ख्याल आया और मैंने फ़ौरन वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैं किचन में जाकर पानी का जग भरकर पानी लेकर आई और पूरा का पूरा जग उसके चेहरे पर पलट दिया। एकदम से पानी गिरने की वजह से वह हड़बड़ाकर उठ गया, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से होश में नहीं था। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल तुम बेड पर सो जाओ, जब तुम होश में आओगे तब मैं तुमसे बात करूँगी। मेरा देवर शायद वाक़ई होश में नहीं था, इसी वजह से सर हिलाता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि उसकी हालत देखकर मुझे अब रोना आने लगा था। सारा दिन गुज़र गया लेकिन उसे पूरी तरह होश नहीं आया। उसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज उसने पहली बार शराब पी थी, क्योंकि अगर वह इस चीज़ का आदी होता तो यकीनन उस पर इतना गहरा असर ना होता। इसी तरह रात हो गई और अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं अपनी जगह से उठ बैठी। मेरा बेटा सो रहा था। मैंने एक नज़र उसको देखा और एक नज़र दरवाजे को। मुझे कहीं न कहीं यकीन था कि दरवाजे पर मेरा देवर ही होगा, क्योंकि सारा दिन बीत चुका था तो मुझे इस बात का यकीन था कि अब उसका नशा उतर चुका होगा। अब मुझे हर हाल में उस वजह को जाननी थी कि आखिर में वह क्या करता है। फिर मैं धीरे से उतरी और धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे की कुंडी खोलने के बाद मैंने बाहर जाकर देखा तो वह बाहर खड़ा था, लेकिन दोपहर के मामले इस वक्त बेहद अलग था। उसकी नज़र झुकी हुई थी, बाल गीले थे, यकीनन वह नहा कर आया था। उसकी झुकी हुई नज़र इस बात का इकरार कर रही थी कि अपने किए पर वह शर्मिंदा है, लेकिन फ़िलहाल मुझे उसकी शर्मिंदगी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मुझे इस बात को जानना था कि आज उसने इतना घटिया काम किया तो क्यों किया। मैंने उससे पूछा, तुमने आज शराब पी थी? जबकि इस बात पर वह मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सूख चुकी थी। उसने धीरे से सर हिलाया। क्या बात तो मैं पहले ही समझ चुकी थी, वह पी कर आया है। मैं तो बस उसके मुंह से सुनना चाह रही थी। जैसे ही उसने सर हिलाया मुझे अब बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने उससे पूछा, क्यों पी थी तुमने शराब? तो उसने शर्म के मारे आंखें नीची कर ली। मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने अपना सर झुकाकर कहने लगा कि मैंने जानबूझकर नहीं पी थी। वह तो मेरे दोस्तों ने मुझे यह कहकर पिला दी कि यह सिर्फ एक शरबत है। मुझे नहीं पता था मेरे अमीर दोस्त मुझे कोई नशा और दवाई मिलाकर पिला देंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो यकीनन मैं वह हरगिज़ नहीं पीता। मुझे अपने देवर की इस बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि यह बात तो मैं पहले दिन से ही जानती थी कि वह बिल्कुल गलत इंसान नहीं है। मैंने उसे समझाया कि तुम इस तरह के अमीर दोस्तों से दोस्ती ख़त्म कर दो, लेकिन मेरी यह बात सुनकर उसने अचानक से अपना सर उठाया और जिन नज़रों से उसने मुझे देखा वह एक पल के लिए मुझे हैरान कर गया। और फिर जब वह बोला तो उसके अल्फाज मुझे हैरान कर गए। वह कहकर रुका नहीं, बल्कि अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला गया। जाते जाते उसने कहा कि अब एक हफ्ते तक घर नहीं आ सकूँगा, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसे पूरा करना है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वह काम क्या करता है जिसकी वजह से उसके पास इतना पैसा आ रहा है, और यह कौन-सा प्रोजेक्ट है जिससे उसे 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा करना है। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले ही अपनी बात कहकर वह वहाँ से जा चुका था। उसकी कही हुई बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसके दोस्तों की वजह से ही तो उनके घर इतनी दौलत आ रही है। उसके अमीर दोस्तों ने ही तो ऐसे काम का बताया था, जिसके बदौलत वह कम समय में इतना अमीर हो गया। अब वह किसी भी कीमत पर इस काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस काम को अपनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस काम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसकी बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। आज पूरे 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर आखिर गया कहाँ। वह क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से उसे इतने पैसे मिल रहे हैं। मैं हैरान परेशान थी, बस यही सोचती रही कि आखिर वह ऐसा कौन सा काम करता है। 1 हफ्ते बाद जब मेरा देवर घर वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि आखिर 1 हफ्ते तक कहाँ थे। तो उसने मुझे बताया कि वह 1 हफ्ते से दुबई गया हुआ था। उसकी यह बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वह शहर से बाहर जा रहा है, और ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वह देश से बाहर गया था, क्योंकि आज से पहले तो वह यहीं रहकर काम कर रहा था। अक्सर वह दूसरे शहर जाता रहता था और मुझे बताकर जाता था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। लेकिन आज जो बात उसने मुझे बताई थी वह मुझे हैरान कर गई, क्योंकि दूसरे देश जाना तो इतना आसान काम नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि वह 1 हफ्ता दुबई में रहकर आया है,
और जब पता चला तो उसकी आवाज़ सुनकर मुझे वाक़ई में बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का हार मेरे सामने रख दिया, जिसे देखकर मेरी आंखें चमक गई, क्योंकि रात में इस वक्त खूबसूरत लाइट की रोशनी में वह चमक रही थी। उस हार को देखते ही उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। शायद वह बहुत ही महंगा था। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ से लाया है, तो उसने कहा कि दुबई के एक शेख ने उसे तोहफे में दिया है। तो मुझे उसकी इस बात पर हैरत हुई, भला इतना महंगा तोहफा कोई बिना वजह क्यों देगा। मैंने उससे वजह पूछनी चाहिए, तो उसने कहा कि आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। मैंने अपने देवर से साफ इनकार कर दिया, कहा कि जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम क्या काम करते हो, तब तक मैं यह हार नहीं रखूंगी। जबकि मेरी इस धमकी पर वह परेशान हो गया और हार लेकर वहां से चला गया। मुझे अब हकीकत जाननी थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली थी, और आज इस तरह से वहां से चला गया बगैर कोई जवाब दिए। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। 1 साल गुजर गया। अब अक्सर ही वह देश से बाहर जाने लगा था। कभी मैं पूछती तो वह मुझे यही कहता कि आप परेशान ना हो, बस आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपके घर बैठे बैठे मिल जाएगी। एक दिन वह मुझे कहकर गया, वह दूसरे देश जा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। मैंने उससे कहा, मैं तो विधवा हूँ, मुझे भी तीर्थ यात्रा पर भेज दो। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया, लेकिन फिर वह मेरी बात पर अगले ही दिन उसने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन शायद वह भूल गया था कि वह मुझे अकेले भेजना चाहता था। लेकिन हकीकत में मैं उन्हीं लड़कियों के साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। तीर्थ यात्रा पर पहुंचते ही जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं गई, बल्कि उन लड़कियों के साथ साथ मैं भी दुबई पहुंच गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे वहां देख लिया था, और उसने पहले मुझे वहाँ से निकाल कर वापस भेज दिया। उसने मुझसे कहा था कि वह भी कुछ दिन और वहाँ रहने वाला है, और वापस आकर मुझे सब कुछ बता देगा कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता जाता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं डर गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सामने ही मेरा देवर खून से लथपथ खड़ा था। उसकी शर्ट खून से तरबतर और चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। उसके माथे से खून की बूंदें टपक रही थी। मैंने फौरन से पूरा दरवाज़ा खोला तो वह लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आए तो उसने मेरे देवर के जख्मों को साफ़ किया और उसे नींद की दवाई देकर चले गए, जबकि मैं परेशानी से अपने देवर को देख रही थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है? तुम तो दुबई में थे, फिर अचानक इस हालत में कैसे? मेरी तरफ देखकर वह मुस्कुराया, कहने लगा कि गलत का अंजाम बुरा ही होता है। मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था तो उसकी सज़ा तो भुगतनी ही थी। मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी थी कि मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे इसी दुनिया में मिल जाए। वह रोते हुए बोला। मैंने उससे पूछा कि क्या गलत काम करने लग गए थे तुम? तो उसने मुझे बताया कि मैं लड़कियों की शादी नहीं करवाता था, बल्कि मैं दुबई के गैंग के लिए काम करता था। गरीब घर की लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर डॉन के आदमियों से उसकी शादियां करवाता था, और शादी के बाद उन्हें तीर्थ यात्रा के नाम पर दुबई भेज दिया जाता था। जैसे ही वह लड़कियां दुबई पहुंचती थी तो उन्हें भेज दिया जाता था। थोड़े दिन उसका इस्तेमाल करने के बाद यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता कि उनका पति मर चुका है, क्योंकि यह बात तो वह लड़कियां खुद भी नहीं जान पाती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या वही उनके असली पति है या नहीं। उन्हें तो बस यह बताया जाता था कि उनकी शादी इस आदमी से हुई है, लेकिन हकीकत में वह डॉन लड़कियों को बेच देता था, जिसकी मुंह मांगी कीमत उसे मिलती थी। इसी तरह हम लोग उनका गरीब लड़कियों को शादी का लालच देकर दुबई भेज देते थे, और वहाँ उनके साथ क्या होता था यह वह लड़कियां खुद भी नहीं समझ पाती थी, क्योंकि वह जिन लोगों के साथ रहती थी उन्हें यही लगता कि वह उनके पति ही हैं, लेकिन हकीकत में उनके पति नहीं होते थे, बल्कि वह लड़कियां उन्हें बेची गई होती थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, इस वजह से मैंने उसे माफ़ी मांग ली थी और दुबई के डॉन को मना कर दिया था कि अब से यह काम नहीं करना चाहता। उस वजह से उसने अपने आदमी को भेजकर मुझ पर हमला करवाया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से बच गया। अपने देवर की सारी बात सुनकर मुझे अब उससे नफरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। फिलहाल मैं उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उस वजह से मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके लिए यही सज़ा बेहतर थी, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई।
मैंने वह घर छोड़ दिया क्योंकि वह मेहनत के पैसों की कमाई से नहीं खरीदा गया था। बुरे कर्मों का बुरा ही अंजाम होता है। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।